नमस्कार, सारा प्रणाम। मैं अरुण कौशिक। स्वागत समय मुंबई की तहकीकाती रिपोर्ट समय इन्वेस्टिगेट्स में। काम खत्म, खेल खल्लास। जी हाँ, यह जुमला भले ही अंडरवर्ल्ड का हो, लेकिन मुंबई पुलिस पर एकदम फिट बैठता है। तभी तो कल का टॉप का खबरी आज अपने गुनाह का अंधेरा भोग रहा है और उसे अंजाम तक पहुंचाने वाले सीना चौड़ा कर घूम रहे हैं। जी हाँ, आज समय इन्वेस्टिगेट्स में बात उस अपराधी की जिसके अपराध के पन्नों पलटने में मुंबई पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। मुंबई के पश्चिमी उपनगर का पौष इलाका ओशिवारा। मायानगरी में भाग्य आजमाने आए स्ट्रगलरों का स्वर्ग। सात अप्रैल की रात ओशिवारा की पौष समर्थ आंगन अपार्टमेंट के कमरा नंबर 102 से आई चीख पुकार की आवाजों से सिक्योरिटी गार्ड्स सहम गए। उन्हें कुछ शंका हुई। आनन फानन में पुलिस को इत्तला दी गई और जब चीख पुकार की आवाजें थमी तो शहर में सनसनी मच गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। कमरे के भीतर एक अधेड़ उम्र के शख्स की खून से लथपथ लाश देखकर सभी के होश उड़ गए। हत्यारों की तलाश शुरू हुई, लेकिन तब तक हत्यारे बाथरूम का जीना तोड़कर फरार हो चुके थे। जानकारी के अनुसार वो 2 घंटा पहले ही बाहर थे। इसके बाद में वो 2 घंटा पहले से ही अपना, इसके बाद में 9:30 बजे बाहर हो गए थे और 11:30 बजे ये कांड होना शुरू हो गया। जैसे आवाज आया तो हमारे सुपरवाइजर लोग गए, फिर बेल मारे रूम में, फिर वो खोले गेट, बोले कि क्या हो रहा है भाई सुपरवाइजर हमारे साहब। तो बोले कुछ नहीं, जाओ यहाँ से बाहर जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। उन्हीं के गेस्ट थे 2 लोग, वो अनुज टिक्कू का फ्रेंड थे, उनके साथ रहते थे। किस तरह से मतलब उन्होंने मारा कुछ क्या? हाँ, उनका गला को रेत दिया। उस दिन वो अनुज टिक्कू घर पे नहीं थे? नहीं, अभी से वो गायब है। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। जो 2 दोस्त थे वो कैसे निकल के गए? अनुज के 2 दोस्त जो बिल्डिंग से बाथरूम से ऐसा बनाया होता है, मतलब कि नीचे निकलने पानी वो नहीं गिरता रहता है उसमें से, उसी में से वो सारे पुलिस भी आई थी। तो वे लोग गेट पर थे और ये लोग बाथरूम से कूद पड़े नीचे। वो लोग बहुत दिन से यहाँ पे रह रहे थे क्या? हाँ, उनके साथ वो अक्सर आया करते थे। उनके फादर ने कुछ कहा था कि इनको नहीं आने देने का? हाँ, वो मना कर रहे थे कि तुमको ये सब फील्ड में काम नहीं करना है, इसी पे झगड़ा हुआ है, इसी बात पर। पड़ताल शुरू हुई तब पता चला कि अभिनेता और घर के मालिक अनुज टिक्कू के पिता अरुण टिक्कू की निर्मम हत्या कर दी गई है। पहला शक अनुज टिक्कू पर गया क्योंकि वारदात के कुछ घंटे पहले तक अनुज को घर पर ही देखा गया था और वारदात के बाद से वो फरार था। अरुण कुमार टिक्कू ये घर में थे और ये इनके साथ में जो पेइंग गेस्ट थे वो भी वहाँ पर ही थे। तो इन्होंने रात को 11:30 के दरमियान 2 आदमी ने चाकू से उनकी हत्या की है। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, एक हीरो के जीरो बनने का था, सो सुबह होते होते मीडिया और अखबारों की सुर्खियां बन गया। अनुज की तलाश शुरू हुई, लेकिन 24 घंटे के बाद भी अनुज टिक्कू का कोई सुराग नहीं लग पाया। स्थानीय ओशिवारा पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच भी तफ्तीश में जुट गई और क्राइम ब्रांच ने 24 घंटे के भीतर अनुज टिक्कू के 2 दोस्तों मनोज गजकोस और धनंजय शिंदे को दबोच लिया।
तफ्तीश में जुटे क्राइम ब्रांच को समर्थ आंगन से करण सूद नामक व्यक्ति की कार बरामद हुई और साथ ही कार से बरामद हुई मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 8 के इंस्पेक्टर संजय शिंदे की वर्दी भी। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने अपने ही अफसर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और फिर पुलिस की गिरफ्त में फंसा इंस्पेक्टर संजय शिंदे का साला करण सूद। इंस्पेक्टर संजय शिंदे के कंधे पर रखकर चलाई गई गोली निशाने पर लगी। करण सूद को अनुज टिक्कू के साथ चिपलून से ढूंढ निकाला गया। वहीं दूसरी ओर क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में फंसे गजकोस और शिंदे ने अपने आका करण सूद उर्फ विजय पलांडे का कच्चा चिट्ठा खोलकर क्राइम ब्रांच के सामने रख दिया। विजय पलांडे का नाम सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए, क्योंकि विजय पलांडे पुराना हिस्ट्री शीटर था और 2 हत्याओं के आरोप में जेल की हवा खा चुका था। वो पेरोल पर बाहर था और फिर वापस जेल लौटा ही नहीं। उसे मुंबई लाया गया और अरुण टिक्कू हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया गया। तब कहीं जाकर यह खुलासा हो पाया कि हत्याकांड में अनुज टिक्कू का कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उसे तो शिकार बनाकर मौत के घाट उतारने का पूरा खाका तैयार किया गया था ताकि उसकी करोड़ों रुपए कीमत की संपत्ति हड़प ली जाए। खैर, अब बताते हैं वो राज जिसके चलते इंस्पेक्टर संजय शिंदे पर तलवार लटकी है। पलांडे की गाड़ी से इंस्पेक्टर संजय शिंदे की वर्दी बरामद हुई, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन यह वर्दी पलांडे की कार में कैसे पहुंची ये शायद कोई नहीं जानता। दरअसल विजय पलांडे इंस्पेक्टर शिंदे का न सिर्फ रिश्तेदार है बल्कि उसका टॉप का खबरी भी था और विजय पलांडे की निशानदेही पर ही क्राइम ब्रांच की यूनिट 8 ने दिल्ली के एक बड़े हाई प्रोफाइल कार चोर गिरोह को दबोचने की रणनीति तैयार की थी। इस ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच विजय पलांडे की ही कार इस्तेमाल कर रही थी और इंस्पेक्टर शिंदे ने अपनी वर्दी इस कार में छोड़ दी थी। जब उंगलियां क्राइम ब्रांच के आला अफसरों पर उठने लगी तब पूरा ठीकरा इंस्पेक्टर संजय शिंदे के सर फोड़ दिया गया। पुलिस में नीचे का अधिकारी गलत काम तब तक नहीं कर सकता जब तक ऊंचे अधिकारियों को उसका सपोर्ट न हो, लेकिन अक्सर इस तरह की परिस्थिति में देखा जाता है कि सीनियर ऑफिसर ये कहता है कि मैं तो स्वच्छ हूं, नीचे के अधिकारी ने गलती की है उसको पकड़ा जाए, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल है वो जो है काफी डाइल्यूट हो जाती है। और मुझे इसीलिए लगता है कि सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर एक तरह का जवाबदारी लानी चाहिए कि सीनियर ऑफिसर का काम क्रिमिनल पकड़ना नहीं, उसका काम है ये देखना कि कनिष्ठ अधिकारी क्रिमिनल्स को पकड़ रहा है कि नहीं, और यदि कनिष्ठ अधिकारी क्रिमिनल के साथ दोस्ती कर रहा है और वरिष्ठ अधिकारी उसमें मूक बैठा हुआ है, तो मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने जूनियर्स पे होती है उतनी ही सीनियर्स पे भी होनी चाहिए। विजय पलांडे और उसके 2 गुर्गों को अरुण टिक्कू मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे मामले की जांच अब ओशिवारा पुलिस स्टेशन से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। समय इन्वेस्टिगेट्स के लिए राहुल अस्थाना। एक शख्स की हत्या के सिलसिले में दहशत के इस आका पर नजर पड़ती है। पूछताछ के लिए उसे उठाया जाता है। पुलिस स्टेशन में उसका कूल एटीट्यूड पुलिस वाले को परेशान करता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी असलियत बाहर आती है वैसे वैसे पुलिस के कई बड़े अफसरों के माथे पर पसीना छलक आता है। 10 अप्रैल को विजय पलांडे को गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया। मीडिया के सामने तीनों हत्यारों की परेड करवाई गई और शाम होते होते खबर आई कि ट्रैफिक जाम में फंसी क्राइम ब्रांच की कार से विजय पलांडे फरार हो गया। इसके बाद मीडिया में मुंबई क्राइम ब्रांच की किकरी होने लगी और चंद घंटों बाद फिर क्राइम ब्रांच ने दावे किए कि उन्होंने हत्यारे विजय पलांडे को चर्च गेट से दबोच लिया है। इंस्पेक्टर संजय शिंदे फिर क्राइम ब्रांच के रडार पर आया। दावे किए गए कि संजय शिंदे ने ही विजय पलांडे को भगाने में मदद की, जबकि पुलिस या फाइलों में दर्ज बयान खुद क्राइम ब्रांच के दावों की हवा निकाल रहे हैं। क्राइम ब्रांच के आला अधिकारियों के मुताबिक विजय पलांडे ट्रैफिक जाम का बहाना बनाकर भाग निकला था, जबकि हकीकत तो ये है कि विजय पलांडे क्राइम ब्रांच की यूनिट 8 के दफ्तर से आराम से निकला था। उसे हथकड़ी भी नहीं पहनाई गई थी और जब पलांडे क्राइम ब्रांच की गिरफ्त से फरार हुआ तब इंस्पेक्टर शिंदे सीनियर इंस्पेक्टर दीपक फटांगरे के दफ्तर के बाहर बैठा था।
संजय शिंदे मेरे साथ बॉम्बे क्राइम ब्रांच में भी 2 साल था। उसके बाद थाना एंटी एक्सपेंस सेल में उसने मेरे साथ 4-4.5 साल काम किया। संजय शिंदे अच्छा ऑफिसर है, हार्डवर्कर है, क्राइम के बारे में उसका नॉलेज बहुत ही अच्छा है। मुझे नहीं लगता है कि वो डिपार्टमेंट के साथ गद्दारी करे। संजय शिंदे के खुद के भी थोड़े बहुत इन्फॉर्मर थे, मेरे भी इन्फॉर्मर रहते थे। तो जो भी काम दिया जाता है तो वो काम करता था, पूरी तरह व्यवस्थित करता था। ऐसा कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि उसने काम करने में देरी की या काम करने में कुछ संदेह किया। मुझे नहीं लगता है कि जो आरोप उसके ऊपर लगा है कि उसने आरोपी को भगा दिया, मुझे नहीं लगता है कि डिपार्टमेंट के साथ संजय शिंदे गद्दारी करेगा। चौंकाने वाली सच्चाई ये भी है कि जिस वक्त ओशिवरा हत्याकांड का मुख्य आरोपी विजय पलांडे पुलिस की जीप से फरार हुआ, उस वक्त पुलिस ने उसे गिरफ्तार ही नहीं किया था। यानी कि जब विजय पलांडे ने पुलिस को चकमा दिया और पुलिस की ही जीप से वो फरार हो गया, उस वक्त तक विजय पलांडे को पुलिस ने एक एक्यूज नहीं माना था और इसी वजह से उस वक्त उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। यही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से जो तमाम जो पुलिस अधिकारी जीप में मौजूद थे, जिस जीप से विजय पलांडे फरार हो गया था, तो वो तमाम पुलिस अधिकारियों ने विजय पलांडे को गंभीरता से नहीं लिया और इस बात को सुनिश्चित नहीं किया कि विजय पलांडे कहीं फरार न हो जाए, क्योंकि पुलिस अधिकारियों को भी यही पता था उस वक्त कि विजय पलांडे एक आरोपी हरगिज नहीं है। विजय पलांडे की मदद के लिए पुलिस ने जो है उसे अपने पास बुलाया था और इसी वजह से वो पुलिस की जीप में भी बैठा हुआ था। लेकिन विजय पलांडे को ये जानकारी उसके सूत्रों से मिल गई थी कि पुलिस ने जो है उसे आरोपी बनाने का मन बना लिया है और इसी वजह से उसने बड़ी ही आसानी से तमाम पुलिस अधिकारी जो जीप में बैठे थे उन्हें चकमा देकर दिया और वो पुलिस की जीप से उतर के जो है वो फरार हो गया। इसी के साथ चौंकाने वाली सच्चाई ये भी है कि मुंबई क्राइम ब्रांच का दावा है कि पुलिस की जीप रास्ते पर थी और ट्रैफिक में फंसी हुई थी जब विजय पलांडे फरार हुआ। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि पुलिस की जिस जीप से विजय पलांडे फरार हुआ वो जीप रास्ते पर नहीं बल्कि खुद मुंबई क्राइम ब्रांच का अंधेरी का जो दफ्तर है उसके परिसर के अंदर खड़ी थी। जी हाँ, मुंबई पुलिस की वो जीप जिससे विजय पलांडे फरार हुआ वो इसी दफ्तर के अंदर खड़ी हुई थी और उसी वक्त जो है विजय पलांडे बड़ी ही आसानी से अपनी जीप से उतरा पीछे के दरवाजे से और वो इसी रास्ते से गुजरते हुए अंधेरी स्टेशन चला गया और वहां से वो ट्रेन पकड़ के सीधे चर्चगेट की तरफ निकल गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार विजय पलांडे चर्चगेट स्टेशन क्यों गया? और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जब विजय पलांडे क्राइम ब्रांच की गिरफ्त से भागा तो सीधे दक्षिण मुंबई क्यों गया? जैसा कि क्राइम ब्रांच दावे कर रही है कि उसका पासपोर्ट उसकी बहन के घर में ही था जो बोरीवली में रहती है। इतना ही नहीं, क्राइम ब्रांच की कस्टडी से फरार होने के बाद विजय पलांडे ने सबसे पहला कॉल क्राइम ब्रांच के एक बड़े अफसर को किया था। क्यों उस अधिकारी से पूछताछ नहीं हुई? और अगर इंस्पेक्टर संजय शिंदे के जरिए यह बड़ा ऑफिसर क्रिमिनल विजय पलांडे को जानता था तो उसने इंस्पेक्टर संजय शिंदे और पलांडे की पृष्ठभूमि की था क्यों नहीं ली? ज्यादातर ये देखा गया है कि मुखबिर जो है स्वतः क्रिमिनल होते हैं। कोई भी सीधा साधा व्यक्ति जो बहुत ही नेक है और बहुत ही कानून को फॉलो करने वाला व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति मुखबिर नहीं होता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अंडरवर्ल्ड की जानकारी, टेररिस्ट की जानकारी, क्रिमिनल्स की जानकारी नहीं होती है। एक क्रिमिनल ही दूसरे क्रिमिनल के विषय में जानकारी रखता है और पुलिस का एक ये ड्यूटी भी है मुखबिरों के साथ एक अच्छी दोस्ती करने का, जिससे कि समय पर इंफॉर्मेशन मिल सके और बड़े बड़े क्राइम टाल दिए जाए। लेकिन आज के जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का सिस्टम आ गया है और इससे क्या है, वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है। यदि कोई ऑफिसर किसी मुखबिर से एक गुनाह को सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टिगेशन को विषय में जो है एक मुलाकात करता है तो ऐसा गिरद पकड़ा जाता है कि वो व्यक्ति किसी क्रिमिनल का दोस्त है। मुझे लगता है इसी के लिए एक निष्पक्ष लोगों की एक गोपनीय जांच आवश्यक है, जो कि ये फर्क दिखा सके कि उस व्यक्ति ने मुखबिर से दोस्ती की है सरकारी काम और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए, या उसकी दोस्ती है अंडरवर्ल्ड से। तो इस तरह की चीजें मुझे लगता है जांच एक हो जानी चाहिए और यदि एक निष्पक्ष जांच होती है तो ऐसे केसेस में ओपन इंक्वायरी तो पॉसिबल नहीं है, 311 का सहारा लिया जा सकता है। अक्सर इस तरह की परिस्थिति में देखा जाता है कि सीनियर ऑफिसर ये कहता है कि मैं तो स्वच्छ हूं, नीचे के अधिकारी ने गलती की है उसको पकड़ा जाए, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल है वो जो है काफी डाइल्यूट हो जाती है। और मुझे इसीलिए लगता है कि सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर एक तरह का जवाबदारी लानी चाहिए
कि सीनियर ऑफिसर का काम क्रिमिनल पकड़ना नहीं, उसका काम है ये देखना कि कनिष्ठ अधिकारी क्रिमिनल्स को पकड़ रहा है कि नहीं, और यदि कनिष्ठ अधिकारी क्रिमिनल के साथ दोस्ती कर रहा है और वरिष्ठ अधिकारी उसमें मूक बैठा हुआ है, तो मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने जूनियर्स पे होती है उतने ही सीनियर्स पे भी होनी चाहिए। और जब दोबारा उंगलियां बड़े अधिकारियों पर उठी, इंस्पेक्टर संजय शिंदे और कांस्टेबल अमोल देशपांडे को निलंबित कर दिया गया। समय इन्वेस्टिगेट्स के लिए हितेन विठलानी के साथ राहुल अस्थाना। अगर देखना चाहते हैं कि कैसे एक रेस्टोरेंट का मैनेजर मुंबई पुलिस के लिए भस्मासुर बन गया, तो रहिएगा मेरे साथ। मिलेंगे ब्रेक के बाद। जोड़ी